नहीं रही खालिदा जिया, बांग्लादेश में क्या होगा? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की सबसे मजबूत नेता खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रही। एक ऐसी शख्सियत जिसने बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक दिशा दी, जिनका नाम सत्ता, संघर्ष और सियासी टकराव का यहाँ पर पर्याय बन गया। खालिदा जिया के निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है, लेकिन साथ ही शुरू हो चुकी है एक नई सियासी जंग भी। सवाल है कि उस विरासत का, उस सहानुभूति का जो आने वाले दिनों में सत्ता का समीकरण बदल सकती है। सबसे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा भी करेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं अगर पार्टी एकजुट रही तो तारिक रहमान को इमोशनल और सियासी बढ़त मिल सकती है। सवाल ये नहीं कि कौन सत्ता में है, सवाल ये है कि जनता किस दर्द से जुड़ती है। क्या जनता बीएनपी के लिए राजनीतिक संजीवनी बन सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ऐसे में सवाल यह है कि अब बांग्लादेश में अब क्या होने वाला है, राजनीतिक तौर पर कितना बदलाव होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का क्या होगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि अब खालिदा जिया नहीं रही तो क्या लग रहा है, अब कितनी बड़ी तब्दीली बांग्लादेश में देखने को मिलेगी, और खास तौर पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा शून्य जरूर है। आने वाले समय में पार्टी के लिए क्या बहुत ज्यादा चुनौतियां भी रहने वाली हैं? देखिए, बांग्लादेश में खालिदा जिया जिस तरह की कद्दावर नेता थी और जिस तरह से उन्होंने पूरी पार्टी बीएनपी को साथ में बांध के रखा हुआ था, उसको भरने के लिए कुछ समय लगेगा। हालांकि उनके सुपुत्र जो है तारिक रहमान, वो वापस आ गए हैं, लेकिन वो 17 साल से रिमोट से कनेक्टेड थे बांग्लादेश से, और जब वो गए भी थे तो उन पर जिस तरह के आरोप भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिज्म को बढ़ावा देने के थे, और जिस तरह से वो हमेशा से कट्टरपंथियों का साथ देते रहे हैं, तो हो सकता है कि कट्टरपंथी जमात जो कि वहां पे स्ट्रीट्स को कंट्रोल करती है, उनका सहयोग उनको मिल जाए। हो सकता है इस समय, क्योंकि वो ही एक ऐसे नेता हैं जो चुनावी माहौल में, जिनका शक्लो सूरत दिखाई दे रही है, जिनको सपोर्ट है मैक्सिमम, उस तौर पे उभर के आ रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव जीतना और उसके बाद सत्ता चलाना दो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि वो इस समय सत्ता में आ जाएं, एक तरीके से उनके पक्ष में ये लहर भी रहेगी, सिंपैथी लहर भी रहेगी, तो उसके साथ में उनका जीत के आना मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। उनके अलावा देखिए, अवामी लीग को इन्होंने बैन कर दिया है। बाकी जो छोटी छोटी सी पार्टी है, चाहे वो सिटीजन्स पार्टी रही हो या स्टूडेंट्स की जो भी पार्टी रही हो, इस समय उनके पास कोई ऐसा फेस नहीं है जिसको बांग्लादेश इस समय स्वीकार करेगा। तो कहीं ना कहीं लहर इनके पक्ष में होगी। लेकिन जिस तरह से जो सुशासन और जो व्यवस्था है वो कुशासन की तरफ और व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रही है, तो क्या तारिक रहमान बांग्लादेश को उस पटरी पे वापस ला पाएंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। हाँ, उनसे अपेक्षा करते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। दत्ता जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब ऐसे में पार्टी के लिए जाहिर तौर पर चुनौती है, लेकिन तारिक रहमान को ये भी बहुत जरूरी है कि इमोशनल सपोर्ट वहां की जनता को जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं तो बांग्लादेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तस्वीर और तकदीर बदल पाएंगे बांग्लादेश की, क्योंकि तारिक रहमान की जो सोच है वो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा प्रभावित है वो वाहिदी इस्लाम से। और आपको याद होगा, जब खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लेंजिंग हिंदुओं का बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था वो 80 के दशक में, और एक बहुत बड़ा लाखों में हिंदू, हजारों में हिंदू पश्चिम बंगाल और आसाम में माइग्रेट किए थे उस दौरान। तो खालिदा जिया तो शुरू से ही बहुत कट्टर रही है, उनके हस्बैंड बहुत कट्टर था, और खालिदा जिया हमेशा से कठपुतली रही है पाकिस्तान और आईएसआई की। और तारिक रहमान भी बिल्कुल उसी दिशा कदम में ही अपना राजनीति को मानते हैं और अपना राजनीति को लेके जाना चाहते हैं। कल ही बीएनपी का जो आपका जनरल सेक्रेटरी है, उनका बयान आया ये कहते हुए कि हम लोग जैसे ही सत्ता में आएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा बांग्लादेश में जो शरिया के खिलाफ हो या फिर इस्लाम के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि शरिया कानून के हिसाब से ही बांग्लादेश चलेगा। आज जो चुनाव हो रहा है बांग्लादेश में, जो आपके जो अवामी लीग जो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल एक सेकुलर पार्टी थी, उसको तो बैन कर दिया गया है। आप जो टकरार हो रहा है या फिर जो एक पॉलिटिकल जो आपस में जो एक टकरार हो रहा है, वो एनसीपी फिर आपका खालिदा जिया के बीएनपी और उसके साथ साथ इनकलाब मंचो
ये जो स्टूडेंटों का जो पार्टी है, और तीनों का ही सोच कट्टर वाला सोच है और पाकिस्तान से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो चुनाव है, ये चुनाव कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि ये तमाम जितने सारे पार्टी है जो चुनाव के अखड़े में खड़े हुए हैं, ये दर्शाना चाह रहे कि कौन ज्यादा कट्टर है इनमें से। तो उसी पे कंपटीशन चल रही है। तो इसी से सीधा बांग्लादेश का भविष्य नजर आता है कि फरवरी के चुनाव के बाद अगर होता है फरवरी का चुनाव, उसके बाद किस तरह का भविष्य बांग्लादेश का होगा। और इसीलिए मैंने कहा है कि भारत को हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका जीता जागता उदाहरण है, जब उनके नागरिकों को या फिर उनके भाषा बोलने वाले नागरिक जो लोग हैं उनको जब कत्लेआम किया गया है, तो मारा गया है, तो दूसरा देश ने हस्तक्षेप किया है। अमेरिका एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है, रशिया एक एग्जाम्पल है, उसके साथ साथ इजराइल एक और एग्जाम्पल है। तो इस तरह की चीजें जब दूसरे देश कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के हवाला देते हुए, वहां पे जिस हिसाब से माइनॉरिटी कम्युनिटी का नरसंहार हो रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड नरसंहार हो रहा है, तो उसपे मैं समझता हूं कि भारत को अब डायरेक्टली हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो ये जो 2 करोड़ के आसपास हिंदू है और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको मिला के 3 करोड़ के आसपास है, उनका नाम और निशान बांग्लादेश के सरजमीन से मिट जाएगा। सवाल ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र या फिर पश्चिमी देश या फिर भारत मुख्य दर्शक बन के ये सारी चीजें देखता रहे और कत्लेआम वहां पे होने दे, तांडव होने दे। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्योंकि हम नेबरहुड फर्स्ट को भी सबसे पहले तरजीह देते हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अनबायस्ड तरीके से इलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसा कि दत्ता साहब ने भी जिक्र किया कि आने वाले समय में कोई बदलाव नहीं होगा, तो जाहिर है कि तस्वीरें और भी ज्यादा घातक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहां पर जेनोसाइड चल रहा है, उसको देखते हुए अगर आपको मैं पीछे 1930 के दशक में ले जाऊं, तो जो ज्यूज थे वहां पर, तो पहले उनके साथ भी ऐसा किया गया था, उनके घरों को चिन्हित किया गया था और उनको एक तरीके से समाज से अलग कर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया था। यहाँ ये नहीं हो रहा है, यहाँ तो इनको सड़कों पे मारा जा रहा है। सेम चीज हजारों के साथ अफगानिस्तान में हुई थी, सेम चीज पाकिस्तान में अहमदियों के साथ हुई थी, कि हालांकि वो वहां के बाशिंदे हैं, भाषा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में इनका कितना भी योगदान हो, लेकिन क्योंकि ये माइनॉरिटी हैं, तो इसलिए इनके साथ इस तरह के घृणास्पद कार्य जो है किए जा रहे हैं। जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का सवाल है, देखिए भारत पे ही ये दबाव क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग हिंदू हैं इसलिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, और इसलिए बांग्लादेश की सरकार का सबसे पहला फर्ज बनता है हर एक नागरिक को सुरक्षा देने का, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि इन्होंने खुद चूज किया था उस देश में रहना, तो अगर ये शरण मांगते हैं किसी से, तो उस देश पे ऑब्लिगेशन होगा इनको शरण देने का, एज पर दी यूएन चार्टर। उसके अलावा क्योंकि भारत अपनी तरफ से, जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को देखें तो देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में, और इवन अमेरिका चाहता है। बिल्कुल हिमांशु जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की बेहद कमी है, और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या कुछ तब्दीली देखी जाती है और तारिक रहमान को वहां पर इमोशनल सपोर्ट कितना मिलता है। फिलहाल आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।